गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 आनुवंशिकी है, उसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यान से समझना। ये प्रश्न आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं प्रश्न। पहले लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कारक शब्द को जीन नाम दिया? तो कारक शब्द को जीन नाम जोहानसन नामक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने दिया था। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए, जोहानसन। जोहानसन ने ही जीन शब्द दिया था। और किससे? इसे जोहानसन से पहले इसी जीन को कारक कहा जाता था। प्रश्न नंबर 2 है, मेंडल का जन्म हुआ। तो मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था। तो यहाँ आ जाएगा ए, 22/7/1822। कहाँ हुआ था? तो देश का नाम है ऑस्ट्रिया, याद रहना चाहिए आपको, ऑस्ट्रिया देश में। और प्रांत है हेंजेनडोर्फ प्रांत, उसमें हुआ था। गांव है वो सिलीसियन गांव है। और शहर का नाम पूछा जाए तो ब्रुन शहर है, उसमें हुआ था। ऑस्ट्रिया देश के हेंजेनडोर्फ प्रांत के ब्रुन शहर के सिलीसियन गांव में मेंडल का जन्म हुआ। कब? 22 जुलाई 1822 को। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 3। हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किया। हेरिडिटी शब्द है, यह स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ब, स्पेंसर। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 4। मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए आनुवंशिकता के नियम कितने वर्ष तक उपेक्षित रहे? मेंडल ने अपने जो प्रयोग है वो 1865 में ब्रुन शहर की जो पत्रिका निकलती थी, जिसका नाम है ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, उसके समक्ष रखे थे 1865 में। और इन प्रयोगों की पुनः खोज हुई थी सन 1900 में। कब? सन 1900 में पुनः खोज हुई थी। तो 1900 में 1865 घटा देंगे अपन तो बच गए 35। तो इन 35 वर्षों तक मेंडल के नियम है ये उपेक्षित रहे थे। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ब, 35 वर्ष। और 1900 में क्या हुआ था? 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। एक ऑस्ट्रिया के वॉन शेरमॉक, हॉलैंड के हुंगो डी व्रीज और जर्मनी के कार्ल कोरेंस। ये तीनों वैज्ञानिक एक दूसरे से अनभिज्ञ अनजान थे और तीनों ने स्वतंत्र रूप से, यानी बिना किसी के विचार विमर्श या परामर्श के, मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। और तीनों का निष्कर्ष एक समान निकला था। इसका मतलब मेंडल के नियमों में कुछ न कुछ सत्यता जरूर थी। तो सन 1900 में फिर मेंडल के नियम हैं, इनको प्रसिद्धि मिली। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 5। मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा है। ये कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। सुजुननिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा द सुजुननिकी, द ऑप्शन आ जाएगा। आपको याद रहे और भी इनकी परिभाषाएं। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। परिभाषा हम कर सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, इसे जीव विज्ञान कहते हैं। आनुवंशिकी, इसमें आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन है वो किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा अपन से कि मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा है, तो ये हो जाएगा सुजुननिकी। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न लेते हैं। मेंडल के किस नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है? तो जीन संकल्पना की पुष्टि एकल संकर संकरण का जो दूसरा नियम, जिसे
पृथक्करण का नियम कहते हैं उससे होती है। पृथक्करण का नियम है, इसमें लक्षण है वो पृथक पृथक प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका पृथक्करण के नियम का लक्षण अनुपात भी आप लोगों को याद होगा, 3:1 है और जीन अनुपात 1:2:1 ये होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मटर का वानस्पतिक नाम है। मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सटाइवम होता है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा पाइसम सटाइवम। यह जो वानस्पतिक नाम है यह द्विनाम पद्धति के अनुसार किया गया है। द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक हैं। इनमें द्विनाम पद्धति में क्या होता है कि किसी भी जीव का हम वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों में लिखते हैं। तो पहला शब्द वंश को निरूपित करता है और दूसरा जाति को। तो यहाँ मटर का वंश पाइसम हुआ और मटर की जाति है वो सेटाइवम हुई। तो ये आपको याद रखना है। वैसे भी मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवम है। पाइसम वंश है मटर का और सेटाइवम जाति। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न नंबर 8, मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। मेंडल के नियमों की पुनः खोज मैंने पहले भी आपको बता दिया है। इस प्रश्न का उत्तर सन 1900 में हुई थी, सन 1900 में। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ब सन 1900। किन्होंने की थी? ऑस्ट्रिया के वॉन शेरमॉक, हॉलैंड के हुंगो डी व्रीज और जर्मनी के कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने। अगला है प्रश्न नंबर 9, मेंडल निम्न पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। तो मेंडल ने किस पौधे पर कार्य किया था? मटर, जिसे पाइसम भी कहते हैं। पाइसम मटर का वंश है। तो यहाँ हो जाएगा पाइसम यानी ऑप्शन नंबर द। इसके बाद है 10 नंबर प्रश्न लेते हैं अपन। देखो क्या है 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा टेस्ट क्रॉस है? निम्न में से कौन सा टेस्ट क्रॉस है? टेस्ट क्रॉस जिसे हम परीक्षण संकरण भी कहते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि F1PD से प्राप्त जो अशुद्ध लंबे पौधे होते हैं इनका संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है। तो वह टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहलाता है। अप्रभावी जनक का मतलब जिसका लक्षण प्राप्त नहीं हो पाता है F1PD में, वो अप्रभावी जनक होता है। तो F1PD में संतानें प्राप्त होती है अशुद्ध लंबी। तो यहाँ पर शुद्ध जो बोनेपन का जो जनक है उसका लक्षण F1PD में प्रकट नहीं हो पाता है। तो हम क्रॉस करवाएंगे अशुद्ध लंबे यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ। तो यहाँ देखना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी गुणा स्मॉल टी यानी ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सा टेस्ट क्रॉस है यानी परीक्षण संकरण, सॉरी ए नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर ब, कैपिटल टी स्मॉल टी। हाँ, इसका याद रखना आप। मैंने जैसे कि एक्सप्लेन में भी बताया आपको कि F1PD में जो अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं उनका अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाया जाता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी का किससे हो जाएगा? स्मॉल टी से। तो कैपिटल टी स्मॉल टी गुणा स्मॉल टी। तो ऑप्शन कौन सा करोगे? ब। ठीक है, याद रहेगा अच्छे से। ठीक है, फिर अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न नंबर 11, द्विसंकर क्रॉस में F2 में समलक्षणी अनुपात होता है। यानी आपको लक्षण अनुपात निकालना है द्विसंकर संकरण की F2PD का। तो द्विसंकर संकरण में क्या होता है कि 4 प्रकार की जो संततियाँ प्राप्त होती है जो बीज वाली, गोल व पीले, गोल व हरे, झुरीदार व पीले, झुरीदार व हरे। गोल व पीले 9 प्राप्त होते हैं, गोल व हरे 3, झुरीदार व पीले 3 और झुरीदार व हरे 1। तो इस प्रकार अनुपात हमें प्राप्त होगा 9:3:3:1। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है, मेंडल द्वारा कितने जोड़ी विपर्यासी गुणों का अध्ययन किया गया? तो मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण हैं उनका अध्ययन किया, जैसे पौधे की लंबाई, लंबापन, बोनापन,
पुष्प की स्थिति, अग्रस्थ, कक्षस्थ, बीज का आकार गोल, झुर्रीदार। इस प्रकार ये टोटल कितने थे? 7 लक्षण थे। आगे लेते हैं अपन अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 लेते हैं सबसे पहले। आनुवांशिकी किसे कहते हैं? तो आनुवांशिकी की परिभाषा पूछी है। इस आनुवांशिकी में क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो विभिन्नताएं जाती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो करते हैं, परिभाषा किस प्रकार होगी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये लक्षण जाते हैं वो, और जो विभिन्नताएं हैं उन सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। आगे लेते हैं हम प्रश्न नंबर 2। इन प्रश्नों को आप ध्यान से समझना, ज़रूर समझ में आएंगे। विज्ञान एक ऐसा विषय है जो रटने वाला न होकर समझने वाला है। इसमें एक एक बात क्लियर हमें रहनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण क्या कहलाता है? तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण। वे लक्षण जो जनकों से संतति में पहुँचते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। तो ये लैंगिक जनन की क्रिया द्वारा, लैंगिक जनन में याद होगा 2 जनकों की आवश्यकता होती है। दोनों जनकों के युग्मक बनते हैं, उन युग्मकों के संलयन से नए जीव का निर्माण होता है। ये भी याद रहना चाहिए, लैंगिक जनन में युग्मकों के संलयन के पश्चात बनी प्रथम कोशिका का नाम बताओ। तो प्रथम कोशिका क्या है? युग्मनज। क्योंकि जो युग्मक होते हैं लैंगिक जनन में वो अगुणित रहते हैं, ठीक है। और युग्मकों के संलयन से जो युग्मनज बनता है वो बन जाएगा द्विगुणित। इतना आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद लेते हैं प्रश्न नंबर 3। जीन को परिभाषित कीजिए। तो इसकी 2-3 परिभाषाएं हम कर सकते हैं। यह परिभाषाएं भी ले सकते हैं, यह भी, कि वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। यूँ भी कर सकते हो, लक्षणों के नियंत्रण की सूक्ष्मतम इकाई को जीन कहते हैं। या वह कारक जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है जीन कहलाता है। कई परिभाषाएं निकलती हैं इससे। प्रश्न नंबर 4 है, प्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए। तो इसका पहले भी उत्तर कर चुके हैं अपन पहले के वीडियो में। प्रभावी लक्षण, तो ये जो मेंडल का प्रभाविता का नियम है उसी से निकल कर आ रहा है कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है या अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे यहाँ प्रभावी लक्षण कौन सा था? लंबापन। लंबापन है प्रभावी लक्षण है, ठीक है। और अप्रभावी लक्षण पूछा जाए कि अप्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए, तो आप इसका एकदम विलोम कर देना। वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है अप्रभावी लक्षण कहलाता है। अप्रभावी लक्षण कौन सा होगा? बौनापन, ठीक है। बौनापन अप्रभावी लक्षण और लंबापन प्रभावी लक्षण हो गया। आगे है प्रश्न नंबर 5। समयुग्मजी किसे कहते हैं? समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब होता है कि किसी लक्षण को जो नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों जो युग्म विकल्पी होते हैं जब वो एक समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, जैसे यहाँ दे रखा है, ये पहले से ही दे रखा है कि ये भी कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है, दोनों जब समान है तो यह समयुग्मजी हो गया। स्मॉल टी यह भी समयुग्मजी हो गया। इसी प्रकार कैपिटल आर दोनों समान हैं तो इसे भी हम समयुग्मजी कह सकते हैं। कैपिटल वाई समयुग्मजी है। स्मॉल आर समयुग्मजी, स्मॉल वाई ये भी समयुग्मजी है। और अगर हम एक कैपिटल टी लिख दें और एक स्मॉल टी लिख दें, ध्यान से समझना, एक कैपिटल टी आ गया, एक स्मॉल टी आ गया, अब इसे समयुग्मजी न कहकर विषमयुग्मजी कहते हैं। या अशुद्ध भी नाम है इसका कि इसको अशुद्ध से भी हम कई बार व्यक्त करते हैं। तो समयुग्मजी का मतलब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी
एक समान होते हैं तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6 है, किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना को क्या कहते हैं? तो किसी सजीव की जो आनुवंशिकीय रचना है उसे हम नाम देंगे जीनोटाइप या जीन प्ररूप। ठीक, जैसे आनुवंशिक रचना में हम देखें कि एक कैपिटल टी है और एक कैपिटल टी और स्मॉल टी है। देखो इसमें ये समयुग्मजी स्थिति है, कैपिटल टी दोनों समान है और यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है, यह है विषमयुग्मजी स्थिति है। तो इनकी जीनीय संरचना है वो अलग अलग है, तो यही जीनोटाइप है इसका। जबकि इनका बाह्य लक्षण प्ररूप यानी बाहर से देखने पर लक्षण है वो एक समान है। कैपिटल टी इसे भी कहेंगे लंबा पौधा है, और कैपिटल टी स्मॉल टी बाहर से देखने पर यह भी हमें लंबा ही प्रतीत होगा, तो इसे भी लंबा ही कहेंगे। तो जीन प्ररूप का मतलब आंतरिक जीनी संरचना। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों की जीन प्ररूप संरचना अलग अलग है, जबकि लक्षण दोनों का समान है। तो किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना को कहेंगे जीन प्ररूप। और एक और आता है लक्षण प्ररूप। किसी सजीव की बाह्य प्रतीति की बाहर से देखने पर वह कैसा दिखाई देता है, वह हो जाएगा उसका लक्षण अनुपात। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, लक्षण। प्रश्न नंबर 7 है, संकर पूर्वज संकरण से आप क्या समझते हैं? देखो अगर आप इन शब्दों का मतलब समझ जाओगे तो प्रश्न का उत्तर है वो आराम से क्लियर कर सकते हो। संकर यानी जो संतति प्राप्त हुई है। संकर का मतलब होता है समयुग्मजी जनकों, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी समयुग्मजी जनक है। समयुग्मजी जनकों से प्राप्त विषमयुग्मजी संतति को संकर कहते हैं। ठीक है, कैपिटल टी है, इनका क्रॉस स्मॉल टी से करवाएंगे, यानी शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बोने पौधे से करवाएंगे। तो F1PD में पौधे हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं? अशुद्ध लंबे, कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों समयुग्मजी जनकों से प्राप्त विषमयुग्मजी संतति को संकर कहते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ F1PD में प्राप्त हो गए अशुद्ध लंबे पौधे। संकर पूर्वज लक्षण से आप क्या समझते हैं? और यहाँ लक्षण नाम नहीं है, ये संकरण होगा, देखना इधर। संकर पूर्वज संकरण से आप क्या समझते हैं? तो ये संकर संतति उत्पन्न हो गई। पूर्वज संकरण यानी इसके पूर्वजों से हम संकरण करवा देंगे। पूर्वज यानी जनक हैं, उनसे संकरण करवा देंगे, तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। तो इसके दो जनक हैं, एक कैपिटल टी जिसे शुद्ध लंबा कहते हैं, एक स्मॉल टी जिसे शुद्ध बोना कहते हैं। F1PD में पौधे प्राप्त हुए अशुद्ध लंबे, यानी लंबापन का लक्षण F1PD में प्राप्त होता है। तो जो कहाँ से आया? कैपिटल टी से, क्योंकि यही पौधे लंबे थे इसका मतलब। और स्मॉल टी का लक्षण F1PD में प्राप्त प्रकट नहीं हो पाता है। तो कैपिटल टी है, क्योंकि इसका लक्षण F1PD में आता है, इसलिए कैपिटल टी को प्रभावी जनक कहते हैं। और दूसरा देखना, यह स्मॉल टी है, इसे अप्रभावी जनक कहते हैं, क्योंकि इसका लक्षण F1PD में प्रकट नहीं हो पाता है। तो संकर पूर्वज संकरण से आप क्या समझते हैं? ये जो संकर संतति है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका संकरण जब इसके पूर्वजों से करवा दिया जाता है, दोनों ही पूर्वजों से, यानी प्रभावी लक्षण वाले इससे भी और अप्रभावी लक्षण वाले स्मॉल टी से भी, तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। यानी इसमें हम क्रॉस कैसे करवाएंगे समझना। एक बार तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, इनका करवा देंगे कैपिटल टी से, या एक और बार करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। प्रश्न का उत्तर क्लियर है। जब F1PD से प्राप्त संतति का संकरण प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 8, मेंडल के वंशागति के कोई दो नियम लिखिए। तो मेंडल के वंशागति के कोई दो नियम कौन कौन से हैं? टोटल मेंडल के वंशागति के टोटल 3 नियम हैं। एक है प्रभाविता का नियम, एक है पृथक्करण का नियम और एक है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इन तीनों में आप कोई 2 नियम कर सकते हो, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का
नियम। टोटल है 3। प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम है वो एकल संकर संकरण पर आधारित है, जिसमें एक विपर्यासी लक्षण के 2 जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। और तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, यह द्विसंकर संकरण पर आधारित है, जिसमें 2 विपर्यासी लक्षण के 2 जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 9। लक्षण प्ररूप किसे कहते हैं? इसका मैंने पहले भी बता दिया था, जीन प्ररूप की जहाँ परिभाषा आई थी। लक्षण प्ररूप का मतलब किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्ररूप कहते हैं, कि वह सजीव बाहर से देखने पर कैसा दिखाई दे रहा है। जैसे कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है और स्मॉल टी। तो इनमें अगर हम इनका लक्षण अनुपात निकालें तो कैपिटल टी ये पौधा कैसा है? लंबा। ठीक है, वैसे शुद्ध लंबा है, बाहर से देखने पर लंबा दिखाई देगा। कैपिटल टी स्मॉल टी यह भी लंबा दिखाई देगा। कैपिटल टी स्मॉल टी यह भी लंबा और स्मॉल टी बौना। तो इनका लक्षण अनुपात निकालें तो आएगा 3। लंबे हैं तो 3 अनुपात और बौना 1 है तो 3 अनुपात 1। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। इसके बाद लेते हैं अपन अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है, देखना। मेंडल के प्रयोगों में F1 से क्या तात्पर्य है? यानी F1 जो पीडी है वो किसे कहते हैं? जब जनकों में क्रॉस या संकरण करवाया जाता है तो प्राप्त पीडी को F1 पीडी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी का क्रॉस अगर स्मॉल टी से करवाएं तो F1 पीडी में जो कैपिटल टी स्मॉल टी इस प्रकार के सभी पौधे प्राप्त हो जाते हैं। तो यह F1 पीडी हुई। जब जनकों के मध्य इनके मध्य जब क्रॉस करवाया गया तो प्राप्त पीडी को क्या कहेंगे? F1 पीडी। फिर है प्रश्न नंबर 11। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों को किस शीर्षक से और किस पत्रिका में प्रकाशित किया? तो जो शीर्षक लिखा था वो शीर्षक था पादप संकरण पर प्रयोग। इस शीर्षक को देखकर ये लोग समझ सके कि इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो पादपों के संकरण क्रिया है उस पर प्रयोग, यह तो था शीर्षक। और पत्रिका है वो ब्रून शहर की कोई पत्रिका निकलती थी वहाँ से, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। यह वार्षिक पत्रिका थी, वर्ष में एक बार निकलती थी। इसके समक्ष मेंडल ने अपना शोध पत्र है 1865 में रखा था। ठीक है, 1865 में। पर ये किन्हीं कारणों से ये नियम है वो उपेक्षित रहे लगभग 35 वर्ष तक, और फिर 1900 में इनकी पुनः खोज हुई थी। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 12। युग्म विकल्पी का क्या अर्थ है? कोई भी जीन होता है उसके 2 विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। जैसे कैपिटल टी युग्म विकल्पी, ये जोड़े का जो विकल्प है, और स्मॉल टी इस प्रकार। फिर है प्रश्न नंबर 13। त्रिसंकर क्रॉस किसे कहते हैं? देखना, त्रि का मतलब होता है 3, त्रिसंकर क्रॉस। तो यहाँ पर विपर्यासी लक्षण कितने लेंगे अपन? 3। जब 3 विपर्यासी लक्षण के 2 जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो उसे कहेंगे त्रिसंकर संकरण। जैसे समझो कि एक ले लिया अपन ने कैपिटल टी, ठीक, इसी के पास कैपिटल आर, और इसी के पास और लिख दूँ मैं कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई हो जाएगा, कैपिटल वाई। तो यहाँ विपर्यासी लक्षण कितने? कैपिटल टी 1, कैपिटल आर 2, कैपिटल वाई 3, यानी 3 विपर्यासी लक्षण हैं। इनके 2 जनक ले लेंगे। दूसरा वाला क्या हो गया? स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो जब 3 विपर्यासी लक्षण के 2 जनकों में क्रॉस करवाया जाता है तो उसे कहेंगे त्रिसंकर संकरण। इसमें देखना, पौधा एक ऐसा हो गया, कैपिटल टी एक पौधा लंबा है, बीज गोल हैं और पीले रंग के। दूसरा वाला पौधा स्मॉल टी बोना है, बीज झुर्रीदार है और रंग है बीजों का हरा। इस प्रकार यहाँ 3 विपर्यासी लक्षण के 2 जनकों के मध्य क्रॉस करवाया गया है, इसीलिए इसे नाम दिया त्रिसंकर संकरण। फिर है प्रश्न नंबर 14।
विपुंसन किसे कहते हैं? तो विपुंसन का क्या मतलब हुआ कि कोई द्विलिंगी पुष्प होता है, ठीक है, द्विलिंगी पुष्प, उसका स्त्री केसर है और उसी के पास कौन रहते हैं? पुंकेसर, ठीक। तो क्या होगा, यह पुष्प जब कलिका अवस्था में होता है, यानी पूर्ण रूप से खिल नहीं पाता है, उसी स्थिति में इस पुष्प के पुंकेसरों को चिमटी की सहायता से हटा दिया जाता है। तो इसी क्रिया को विपुंसन कहते हैं। तो यह कृत्रिम परागण हेतु किया जाता है। विपुंसन करने से पुष्प है वह एकलिंगी हो जाता है और केवल उस पर स्त्री केसर ही बच पाता है। फिर विपुंसन के बाद एक क्रिया और करते हैं जिसे थैलीकरण कहते हैं या बोरा वस्त्रावरण। इसमें पॉलीथीन है, छोटी सी पॉलीथीन है, वर्तिकाग्र पर लगा दी जाती है। तो इससे क्या होगा, अनचाहे परागण है वर्तिकाग्र पर नहीं आ पाएंगे और इच्छित परागण ही हो पाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 15, मेंडल द्वारा चयनित किन्हीं 2 अप्रभावी लक्षणों के नाम लिखिए। तो अप्रभावी लक्षण जैसे रंग देखिए अपन, अप्रभावी लक्षण का मतलब ये हो गया कि जो एफएनपीडी में प्रकट नहीं हो पाता। जैसे एक लेते हैं पौधे की लंबाई का ही, जैसे बोनापन, यानी यहाँ लंबे और बोने मटर के पौधों में क्रॉस करवाया था तो एफएनपीडी में पौधे कैसे आए थे? सभी लंबे, तो यह बोनापन प्रकट नहीं हुआ। इसी प्रकार हम मटर के 2 पौधे लेते हैं, एक के बीज का रंग है पीला, एक का रंग है पीला यानी कैपिटल वाई, एक के बीजों का रंग है हरा स्मॉल वाई। इनमें क्रॉस करवाते हैं तो एफएनपीडी में सभी पौधे पीले बीज वाले प्राप्त होते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और हरा रंग प्रकट नहीं हो पाता। तो यहाँ हरा रंग और बोनापन है, ये अप्रभावी लक्षण है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।